तो ई मेन्यू जो डिजिटल क्यूआर आप बता रहे हो वो क्या चीज है? बेसिकली वो एक रेस्टोरेंट के लिए सॉफ्टवेयर है। एंड व्हाट इज द अर्निंग प्रोसेस? सब्सक्रिप्शन बेसिस है। कुछ लोग कहते हैं जॉब छोड़ो, एकदम इसी में डिपेंड हो जाओ तब जाके कोई चीज चलती है। बहुत लोग होते हैं अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कभी कोई ऐसी दिक्कत आई है बहुत ज्यादा कि हाँ यार ये हैंडल नहीं हो रहा? बेसिकली स्टार्टिंग में हमने नहीं सोचा था, पहले जब फेलियर चल रहा था तो सर्वर की इतनी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती थी। अभी आप ग्लोबली हैं पूरी जगह पे? 5-6 कंट्रीज हैं। हम धीरे धीरे ग्लोबल का प्लान कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट इज द यूएसपी ऑफ ई मेन्यू? यूएसपीज हमारा हर सेकंड मंडे हम अपग्रेड करते हैं। कभी ऐसा पॉइंट आया जब लगा कि सब बंद हो जाएगा, सब खत्म हो गया? जॉब क्विट कर चुका हूँ, कंपटीशन आ गया है, मुश्किल हो जाएगी अब। आपका सबसे बड़ा डर क्या है एज अ फाउंडर? बड़ा डर मेरी टीम ही है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैं हूँ टॉक विद फील का फाउंडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे पॉडकास्ट में काफ़ी तरह के लोग आते हैं। हमारे पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, न्यूमरोलॉजर्स आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं। लेकिन आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाला हूँ उनका नाम है पुलकित गोयल, और उनका एक बहुत ही कमाल का बिजनेस रन कर रहे हैं वो। और जिस बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो शायद हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं डिजिटल दुनिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आना जिससे एक एक्चुअली नीड जो होती है उसे पूरी की जा सके, और एक बड़े प्लेटफॉर्म की ओर वो बढ़ रहे हैं। बहुत ही शानदार टीम है उनकी, बहुत बड़ी विशाल टीम है, और हर तरफ में उन्होंने अपने झंडे गाड़ रखे हैं। इस काइंड ऑफ अलग अलग टाइप के बिजनेसेस करे उन्होंने। काफ़ी एक्सपीरियंस है फेल होने का, पास होने का, गिरने का, उठने का, अपने आप से चलने का, अपने आप से आगे बढ़ने का। तो आज मैं आपको उनसे मिलवाने वाला हूँ। ये पॉडकास्ट एटलीस्ट 20 से 25 मिनट बिल्कुल सुनिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पॉडकास्ट से आपको उनकी जर्नी के साथ साथ उनके पास्ट की जो गलतियां भी हुई होंगी ना वो भी पता चलेंगी, ताकि आप लोग अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपसे वो गलतियां ना हो। सो लेट्स इनवाइट आवर गेस्ट पुलकित जी। सर कैसे हैं आप? बढ़िया। सर कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आकर? इस स्टूडियो में अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस है, सो कनेक्ट करके अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो सर। हम लोग को बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। ऑफ कोर्स एक एक्सपीरियंस फाउंडर से ये हमारी एक बहुत ज़्यादा ऑनर है कि आप आए हमारे पास। मेरा पहला क्वेश्चन तो आपसे यही है सर, थोड़ा सा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बेसिकली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड ओनली। बेसिकली मेरा बिजनेस बैकग्राउंड ही है। माय डैड रन्स क्लोथिंग कंपनी। सो उस क्लोथिंग कंपनी में हम 300 प्लस ब्रांड्स के लिए एज अ बैकएंड थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर करते हैं। सो उससे प्रॉपर मेरा बिजनेस का इंटरेस्ट था। मैंने जॉब से शुरू किया, आईआईटी में मैं जॉब कर रहा था। मल्टीपल कंट्रीज़ के लिए वर्क किया हमने, एंड फिर उसके बाद मैंने विद द टाइम आईटी में स्विच किया, खुद की कंपनी शुरू करी। स्टार्ट किया था 4 लोगों की टीम से। अभी हमारी टीम 110 की हो गई है, एंड नेक्स्ट मंथ तक वी आर टारगेटिंग 700 प्लस हम कर देंगे। सो यही मेरी जर्नी है, एंड इन सम टाइम मैंने अपना क्लोथिंग बिजनेस जो है वो भी साथ में टेक ओवर किया, एंड हम दोनों चीज़ों के साथ अभी वर्क कर रहे हैं। तो जो आपका बिजनेस है कॉमेट, जो कॉमेट सॉल्यूशन, है कॉमेट सॉल्यूशन, उसके अंडर में कितनी कंपनीज आपने रख रखी है? फिलहाल 15 हैं, एंड हम 28 तक 30 का प्लान कर रहे हैं। ओके, जिनको नहीं पता कि पेरेंट कंपनी क्या होती है उनको थोड़ा बताएंगे आप? सो पेरेंट कंपनी इज लाइक हमने एक कंपनी मेन इस्टेब्लिश कर ली। फॉर एग्जांपल डोमिनोज, पेप्सिको है। डोमिनोज को आप एज अ कंपनी देखते हैं, बट उसकी पेरेंट कंपनी है जुबिलेंट फूड्स। इस तरीके से हमारी पेरेंट कंपनी है कॉमेट सॉल्यूशन। इसके अंडर हम मल्टीपल कंपनीज रन करते हैं, जैसे ई मेन्यू कार्ड जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वो एक कंपनी है। रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर हमारा एडू स्क्वायर है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं हमारी जो उसके अंडर रन कर रही हैं। वो इंडिविजुअल कंपनी है, बट यू कैन से ग्रुप ऑफ कंपनीज को हम एक पेरेंट कंपनी बोल देते हैं इन शॉर्ट। तो ई मेन्यू जो डिजिटल क्यूआर आप बता रहे हो वो क्या चीज़ है? बेसिकली वो एक रेस्टोरेंट के लिए सॉफ्टवेयर है। उसमें क्या रहता है कि जैसे रेस्टोरेंट में कोई भी गया तो सीधा क्यूआर स्कैन करके मेन्यू फोन पे आ जाता है, वहीं से सीधा ऑर्डर प्लेस, पेमेंट, पेपरलेस बिल, सब कुछ इजीली मेंटेन हो जाता है। रेस्टोरेंट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें कन्वीनियंट हो जाती है। उनको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मिल जाता है। गूगल रिव्यूज चाहिए तो उसके लिए ऑटोमेटेड मैसेजेस, काफ़ी चीज़ें, कस्टमर डेटा मिल रहा है उनको, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऑटोमेटेड हो जाती हैं। बट ये आइडिया कैसे आया दिमाग में? आप कहीं खाना खाने गए थे या क्या हुआ था? हाँ, हम खाना खाने ही गए थे एक्चुअली। फैमिली के साथ में गया था, एंड उस दिन रश बहुत था। जैसे फेस्टिवल के दिनों में होता है, रक्षाबंधन, स्टाफ कम होता है। सो बिल तो वो सॉफ्टवेयर से क्रिएट कर देते हैं, बट ऑर्डर प्लेस करना बहुत सारे इश्यूज। सो जस्ट सोचा इस पे कैसे वर्कआउट कर सकते हैं,
तो हर टेबल पे हमने क्यूआर कोड प्लेस करना शुरू किया। क्यूआर कोड स्कैन किया, सीधा मेन्यू आ जाता था। किचन में स्क्रीन है तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, और प्रॉपर पेपरलेस। अच्छा, ये चीज़ मैंने शायद मैकडी में या बर्गर किंग में देखी थी कि वहाँ क्यूआर, आई थिंक मैकडी था वो, और वहाँ क्यूआर रखे हुए थे और क्यूआर से स्कैन करके आप वहाँ से कुछ बिलिंग कर सकते हो। बिल्कुल, कुछ मैकडी के आउटलेट्स में हमारा है। ओह नाइस। सो आज मैं उनके फाउंडर्स के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। सारे मैकडीज में नहीं, कुछ मैकडीज में हमारे 5 लाख प्लस आउटलेट्स अभी ऑनबोर्डेड है। 5 लाख प्लस या इन जस्ट 5 years? इन जस्ट 5 years, एक्चुअली इन 3 years। इन 3 years 5 लाख से ज़्यादा लोग आपका क्यूआर यूज़ कर रहे हैं। एग्जैक्टली। एंड व्हाट इज द अर्निंग प्रोसेस? सब्सक्रिप्शन बेसिस है। ओके। सो देयर इज अ मॉडल कॉल SaaS, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो हम इस सॉफ्टवेयर को सर्विस एज अ सर्विस सब्सक्रिप्शन बेसिस पे हम देते हैं। सो रेस्टोरेंट्स इसको पर ईयर के अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं हम मतलब रेस्टोरेंट्स को, पर ईयर के हिसाब से? पर ईयर के अकॉर्डिंग। तो अभी जितने भी रेस्टोरेंट आपके साथ वर्किंग कर रहे हैं, तो उनको उनके साथ आपके फीडबैक्स क्या रहते हैं? चीज़ें बहुत कन्वीनियंट हो गई। इनफैक्ट कस्टमर्स से भी हमें मिलते हैं कि हाइजीन हो गया, बिकॉज एक मेन्यू है वो सब लोग शेयर कर रहे हैं। हाँ। तो उसमें क्या है, सीधा स्कैन किया, सेम चीज़ें शेयर नहीं हो रही। जस्ट जो चीज़ें शेयर भी हो रही हैं, प्लेट्स एंड फूड, वो तो हवा फ्रेश ही है। तो हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा, एंड उनकी कॉस्ट कटिंग बहुत हो गई, बिकॉज ये बहुत कम चार्ज होता है। उनका एक वेटर का खर्चा बच गया, पेपरलेस बिल हो गया, तो प्रिंटर एंड बहुत सारी चीज़ें कन्वीनियंट हो गई। जितना जितना फाउंडर्स को मैंने देखा है, सुना है, जितना मैं जानता हूँ, उनके एक बिजनेस करने, जो सक्सेसफुल बिजनेस एक होता है, उससे पहले उनके 5 या 6 बिजनेस खराब हुए होते हैं। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा? यही बिजनेस वैसे फेल भी हुआ, बाद में इसी को सक्सेस किया है, छोड़ा नहीं है। अच्छा, तो काफी टाइम लगा आपको इसको मतलब बनाने में? एग्जैक्टली, एक्चुअली बहुत कम लोग जानते हैं, मैंने जॉब के साथ शुरू करा था। अच्छा। सो मेरी जॉब होती थी, उसके बाद मैं प्रॉपर इस पे काम करता था, एंड एक पर्सन था जो प्रॉपर क्लाइंट्स को हैंडल करता था, क्लाइंट फेसिंग था। ओके। बिकॉज देयर इज अ रूल कि आप जॉब के साथ बिजनेस नहीं कर सकते। तो हम लोग ये चीज़ें करते थे, एंड फिर बहुत बार फेलियर हुआ। पहला हमारा प्रोडक्ट था स्कैन हब। स्कैन हब? हाँ, स्कैन हब बेसिकली ट्रक्स वगैरह जो होते हैं या जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, उनके ट्रैकिंग के लिए था। सो वो इतना वर्कआउट नहीं किया, फिर कोविड आ गया था तो कोई ले ही नहीं रहा था। हमने फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज करी। फिर ई मेन्यू एक ऐसी चीज़ थी, पहले फेलियर भी हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम एज अ रेस्टोरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कैफ़े पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सोचते थे। फिर जब चीज़ें समझ में आई तो हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, एंड अभी वो चीज़ें चल रही हैं। लेकिन एक और चीज़ है कि जब आपके दिमाग में ये आइडिया आया, तो जॉब के साथ काफ़ी जितने भी मतलब मैंने लोग सुने हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आपको जॉब के साथ स्टार्ट कर देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं जॉब छोड़ो, एकदम इसी में डिपेंड हो जाओ, तब जाके कोई चीज़ चलती है। कितना सच है ये आपके हिसाब से? एक्चुअली डिपेंड करता है, बिकॉज जैसे बहुत लोग होते हैं अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। उस टाइम पे मैं 1 घंटा 2 घंटा सो रहा हूँ, तो अब 1.5 साल ऐसे ही निकाला है। बहुत लोग होते हैं नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आपको टाइम देना है तो आपको जॉब क्विट करनी पड़ेगी। प्लस सेकंड चीज़ क्या होती है कि आपके लिए आप किसी ऑल्टरनेटिव को ढूंढ पाते हो क्या, कस्टमर पॉइंट करने के लिए, कस्टमर्स के साथ फेस करने के लिए। बिकॉज आप स्टार्ट कर रहे हो, लोग आपको ट्रस्ट नहीं कर सकते। जब आपको ट्रस्ट नहीं कर रहे तो उस समय आपको खुद बात करना पड़ेगा, या आपका ऑल्टरनेट उस तरीके से बात कर पाए, ट्रस्ट बिल्ड कर पाए। सेकेंड चीज़ क्या होती है कि आपके प्रोडक्ट को कौन कितने अच्छे से समझा सकता है। सो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। जैसे मेरा था, मुझे लकीली एक पर्सन मिल गया जो मैं ऑल्टरनेट बन के मैं क्लाइंट्स को प्रोडक्ट समझा सकता था। कभी कोई ऐसी दिक्कत आई हो बहुत ज़्यादा कि हाँ यार ये हैंडल नहीं हो रहा? बहुत टाइम पे हुआ है। बेसिकली स्टार्टिंग में हमने नहीं सोचा था, पहले जब फेलियर चल रहा था तो सर्वर की इतनी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती थी। तो एकदम से जब चला तो एकदम से इतने कस्टमर्स आए, हमारे लिए सर्वर मैनेज करना मुश्किल हो गया था। तो फिर हमने बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करी। लोड बैलेंसर्स एक कॉन्सेप्ट होता है टू मैनेज द ट्रैफिक। उसमें क्या रहता है कि चीज़ें इतनी इशू नहीं करती, जैसी ट्रैफिक आ रहा है सर्वर ऑटो स्केल हो जाता है। वो किया, क्लस्टर्स ऑन बोर्ड करे, बहुत सारी चीज़ें उसके बाद हमने करी। फिर सेल्स हमारे लिए हमेशा एक चैलेंजिंग रहा है, बिकॉज फॉर एग्जांपल अभी मैं दिल्ली से शुरू कर रहा हूँ, तो दिल्ली इसके बारे में अवेयर है, मुंबई अवेयर नहीं है। तो वहाँ पे वापस करने में हर किसी का माइंडसेट अलग है। हमने दुबई शुरू किया था, वो ज़्यादा हमारे लिए चैलेंजिंग रहा। दुबई हमारे लिए बिगेस्ट चैलेंजिंग इसलिए रहा बिकॉज
वहाँ पे कोई पर्सन नहीं है हमारा, मार्केट पूरी नहीं, और वहाँ पे बहुत चीज़ें अलग चलती हैं। तो धीरे धीरे हमने इसको सेटअप करना शुरू किया एंड इसको शुरू करा है फिर हमने। अभी आप ग्लोबली हैं पूरी जगह पे? हम ग्लोबली नहीं कहूँगा, बट 5-6 कंट्रीज़ हैं। हम धीरे धीरे ग्लोबल का प्लान कर रहे हैं। इंडिया हमने एक्चुअली बाद में शुरू करा। इंडिया बाद में करा आपने? इंडिया में हमारे लिए प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया में ट्रस्ट इश्यूज लोगों को ज़्यादा होते हैं, अच्छा। लोग समझते नहीं है बहुत सारी चीज़ें। तो हमने इंडिया करा, इंडिया हमारे लिए फेलियर रहा, फिर हम दुबई गए थे। ओके। दुबई करके फिर इंडिया शुरू करा। तो भाई आप जाते थे फिर वहाँ पे, वहाँ पे सेल्स टीम थी। लेकिन मार्केटिंग करना यहाँ से बैठे दुबई तक वो मुश्किल नहीं था? वहाँ पे हमने पर्सन्स आया करे थे जो ऐसा ऑल्टरनेट सब कुछ मैनेज कर पाए। और जॉब मैं इसलिए भी क्विट नहीं कर सकता, जो मैंने पहले बोला, बिकॉज फंडिंग उसी से आ रही थी। ये तो लॉस मेकिंग था। मतलब फर्स्ट ईयर हमने प्रॉफिट कर लिया था, बट ओवरऑल कुछ टाइम तो हमने इन्वेस्ट किया। तो इनिशियली कब पता चला कि हाँ अब मेरे को क्विट कर देनी चाहिए जॉब? जब हमें एक ब्रांड ने अप्रोच करा था टू हैव इट, उसके भी मल्टीपल फ्रेंचाइज आउटलेट्स हैं। एफ से समथिंग नाम था, आई डोंट रिमेम्बर। सो उसने हमें रीच आउट किया था फॉर 5000 आउटलेट्स हैं उनके। ओके। उनके यूएस, दुबई वगैरह सब जगह आउटलेट्स हैं। तो उन्होंने रीच आउट किया था, तब हमें लगा हाँ ठीक है, अब क्विट कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। तो आपके हिसाब से अगर मैं बात करूँ कि हाउ इज मोर डिफिकल्ट, अगर अगर मैं रेवोल्यूशन बनाने की बात करूँ ई वेन्यू की, तो कितना मुश्किल है अभी भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में? मुश्किल है बिकॉज बहुत सारे लोग अभी ओल्ड स्कूल वे में जाना चाहते हैं। वो प्रिफर करते हैं पेपर मेन्यू हो, हम कितना कंफर्टेबल होंगे, क्या होगा वगैरह, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। तो और जो हमसे पहले वाली जनरेशन है वो तो बहुत ज़्यादा इस बारे में ओवरथिंक करती है, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं है। तो उन चीज़ों को, उन लोगों को ऑनबोर्ड करना सबसे डिफ़िकल्ट है, बट टाइम के साथ चेंज होना ज़रूरी है। अगर वो अपग्रेड नहीं करेंगे खुद को तो उनका भी बिजनेस उतना ग्रो नहीं करेगा। बिकॉज आजकल जैसे जेंसीज है, वो हाइजीन, टाइम, इन सबको ज़्यादा प्रेफर करती है। अपना डिजिटल मेन्यू प्रॉपर हाइजीन को कर रहा है, पेपरलेस है, इको फ्रेंडली है, और चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं। सो आर यू ओनली वन इन दिस कंपटीशन या फिर इन दिस जोनर? मल्टीपल है, मल्टीपल है इसमें भी? मल्टीपल हैं। बहुत सारे हमारे हमसे पहले जो शुरू हुए, देवर इनटू लाइक ऑफलाइन बिल्स, जो सीधा मैनेजर करता है या अकाउंटेंट करता है। हमारे बाद बहुत आए ई मेन्यू वाले, बट मल्टीपल्स अब भी चल रहे हैं और भी ग्रो हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हर साल बनते हैं और बंद होते हैं, बिकॉज वो कॉस्ट पे खेलना चाहते हैं, एंड वो जिस कॉस्टिंग पे दे रहे हैं उस पे पॉसिबल नहीं होता, तो 1 साल चलते हैं, 2 साल चलते हैं, बंद। अच्छा, व्हाट इज द यूएसपी ऑफ ई मेन्यू? यूएसपीज हमारा हर सेकंड मंडे हम अपग्रेड करते हैं फीचर्स, हर ऑल्टरनेट मंडे। तो हम सारे पैरामीटर्स जो भी चाहिए रेस्टोरेंट्स के साथ पूरा हमें इनपुट मिलता है, क्या हमें नया चाहिए। तो बिगेस्ट टीम है हमारी फॉर दिस। तो हम बहुत जल्दी फीचर्स इंटीग्रेट करते हैं, बहुत सारे फीचर्स रैपिडली आते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं चीज़ों, रेस्टोरेंट्स की चीज़ों को ईजी करने के लिए। तो हमारे लिए मल्टीपल चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं मैनेज करना। प्लस बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो जब फेस्टिवल का टाइम होता है, लाइक दिवाली, न्यू ईयर, तो डाउन चले जाते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर डाउन नहीं जाता। हम कॉस्टिंग भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेट करिए, बट हमारा प्रॉपर डाउन ही नहीं जाता है, चाहे कितना ट्रैफिक हो। अच्छा, व्हाई ट्रैकिंग योर कस्टमर इज इम्पोर्टेंट फॉर रेस्टोरेंट ओनर्स? बिकॉज यू नीड टू नो कि किस टाइप का कस्टमर आपके पास आ रहा है, क्या उनको पसंद है। और अगर आप कुछ ऑफर चला रहे हो, अगर वो कस्टमर बहुत टाइम से नहीं आया, यू नीड टू नो कि आपने गलत क्या किया था, उसको वापस अप्रोच करके आप ये टारगेट कर सकते हो कि उनको वापस हम कैसे बुलाएं। क्या हम डेटा भी इसमें सेव करते जाते हैं ये बिल्कुल। में? जब ऑर्डर, दिस इज द बिग गेम आई थिंक। तो इसमें हम अभी 2 चीज़ें कर रहे हैं। दोनों चीज़ें, मतलब बेसिकली लो कॉस्ट रेस्टोरेंट्स के लिए और जिनके पास अच्छी कॉस्टिंग है। वन इज़ हम सीधा कस्टमर से बोलते हैं आप अपना मोबाइल नंबर दो, नाम दो, एंड हम डेटा स्टोर कर लेते हैं। सेकेंड इज़ हम क्या करते हैं, क्यूआर कोड जब वो स्कैन कर रहा है, हम पहले व्हाट्सएप पे मैसेज कराते हैं, तो उसका नंबर ऑथेंटिकेट हो गया कि वो बंदा वेरीफाइड है। यस। बिकॉज ओटीपी वो उस समय नहीं डालेगा। व्हाट्सएप पे एक लिंक गई है, व्हाट्सएप पे लिंक पे क्लिक किया, तब उसका ऑर्डर प्लेस हो सकता है। ये आइडिया कहाँ से आया? ये तो बहुत ही यूनिक आइडिया है कि डेटा अगर आ गया उनके पास तो वो तो उनको नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, बुला सकते हैं, कोई ऑफर बिल्कुल। के लिए बता सकते हैं। और दिवाली होली पे तो ये बहुत बड़ा गेम बन सकता है। इनफैक्ट एनिवर्सरी, बर्थडेज, हाँ। इन पे बहुत इजी हो गया।
उनके लिए। तो विद अ टाइम हमारी टीम की भी इनोवेशन है। मेरी टीम एक टीम है, प्रॉपर क्रेजी लोग हैं। कई बार हाँ वो ऐसे अजीब आइडियाज देते हैं, मैं कई बार सर पकड़ के बैठ जैसे जाता जैसे कोई एक दो आइडियाज। हूँ। उन्होंने एक्चुअली दिवाली के लिए दिया था। अच्छा। सो दिवाली के लिए था, हमने सभी कुछ 5 लाख अपने थे और 50 लाख रेस्टोरेंट, कैफेज, रिजॉर्ट्स भी थे उसमें जिनमें खाना वगैरह होता है। तो एक बहुत ही पागलपंती वाला किया था और हमारा उसमें कुछ इंस्टाग्राम पे उनको करना था और हमें टैग करना था कस्टमर्स को। तो प्रॉपर उसका कुछ कॉन्सेप्ट था, मुझे इतना ध्यान नहीं, 2 साल हो गए। हमारा इंस्टाग्राम बैन, इतने लोगों ने टैग किया। टैग इतने लोगों ने किया था? क्या किया था, मतलब कुछ मतलब ऐसा कुछ है कि? स्टोरीज बनानी थी उनको, अच्छा। ठीक है, और बुराई करनी थी। अच्छा। तो जब बुराई करने वाली चीज आई तो लोगों ने भर भर के करी है है। और टैग किया है हमें। ओह। सो पता नहीं उनका कुछ नेगेटिव मार्केटिंग के लिए था। हाँ हाँ हाँ, सो नेगेटिव पीआर आई थिंक। हाँ, तो कहा इससे लोग अप्रोच बहुत करेंगे, हुआ अवेयरनेस ऐसा, बढ़ेगी। हुआ ऐसा? बैन हो गया इंस्टाग्राम। आइडिया फ्लॉप। गुस्सा आया आपको कि फनी लगा? मैं ये सोचता हूँ क्यों मैंने परमिशन दी। और बहुत सारी चीजें, बहुत बार तो ऐसा होता है मैं परमिशन नहीं देता, मुझे पता लगता है अच्छा ये एग्जीक्यूट हो गया है। बट इंस्टाग्राम भी बैन हो गया था आपका? इंस्टाग्राम बैन आया हो गया था, वापस वो? फिर हमने नया बनाया था। अच्छा। तो फिर वापस फिर कोई आइडियाज टीम देती है तो फिर आप सोच के देते हो आंसर? हम मुझसे परमिशन लेते नहीं है ये लोग। आपकी टीम के लिए कुछ कहना चाहोगे? आपकी मतलब टीम में कैसे लोग हैं, कैसे लोग हायर करते हो आप? क्या स्पेशलिटी देखते हो आप सबसे ज्यादा? मुझे वो लोग नहीं चाहिए जो काम के पीछे पागल हों कि पूरा दिन रात कर रहे हैं, ठीक है। मुझे वो लोग नहीं कि हाँ तुम इस चीज़ में अच्छे हो, टेक में अच्छे हो, मार्केटिंग में अच्छे हो, इस चीज़ में अच्छे हो। मुझे ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो क्रेजी हों, जो जिनमें पागलपंती हो, ठीक है, जो चीज़ों को इम्प्रूव कर सके। ये नहीं कि मैंने बोला है ठीक है आपको ये करना है, रोबोट्स हो गए वो। तो ऐसे लोग होते हैं, मैंने कुछ आइडिया सजेस्ट किया, इम्प्रोवाइज कैसे करना है उसको, तो प्रॉपर ट्यूनिंग बैठा के करें। बहुत बार आइडियाज खराब भी हो, मैं बोलूं आइडिया खराब है तो डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। बंदा कहे हाँ ये चीजें कमी थी, हम नेक्स्ट वाले में कुछ इंप्रूव कर सकते हैं। सो वैसे लोग मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ हायर करना। तो अभी ई मेन्यू जो है वो चीपर कैसे है वेटर्स की सैलरी से ज्यादा, मैं अगर बात करूँ तो? मैं एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं बोलूंगा, बट एक महीने की एक वेटर की प्राइस से भी कम है। क्या बात, इतना सस्ता है? और पूरे साल का? पूरे साल का। बेसिकली ये सैस मॉडल होता है, तो हम इसमें सिंगल आउटलेट से नहीं, अगर कोई रेस्टोरेंट अपना सॉफ्टवेयर बनवाएगा तो उसको बहुत कॉस्टली पड़ेगा, ईयरली कॉस्ट पड़ेगी उसको। हाँ, और उसको मैनेज करना मुश्किल होगा। हाँ, तो सैस मॉडल यही होता है, एक सॉफ्टवेयर बन गया, सब्सक्रिप्शन बेसिस पे मल्टीपल लोग यूज कर रहे हैं, फीचर्स अपग्रेड, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस सब कुछ हमारा, तो उनके लिए चीपर हो जाता है बिकॉज हम मल्टीपल लोगों को फिर सेल कर पर रहे हैं। यार ये सोचो आप कितना ज्यादा टाइम तक दे रहे हो आप, तो क्या ये महीने में होने वाला है आगे? नहीं, इनफैक्ट इंडियंस के लिए ज्यादा सस्ता है। हाँ एग्जैक्टली, मुझे वही लगा। अच्छा, तो हाउ कॉमन सॉल्यूशन बिल्ट, मतलब कैसे हुआ था वो? सो इट वॉज लाइक, मैं जॉब में स्विचेस बहुत करता था। सो जब मैं स्विच करता था देयर वर सेवरल क्लाइंट्स जो बोलते थे हमें कंपनी के साथ नहीं तुम्हारे साथ वर्क करना है। तो ऐसे फ्रीलांस से शुरू करा था, फिर एक टाइम पे ये हुआ, सीए बोलता है कि आप इतना कर रहे हो, आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, कंपनी रजिस्टर करो। तो वैसे सर्विस बेस से शुरू हुआ था, एंड वो क्लाइंट्स के साथ, अब भी क्लाइंट्स हैं, वो जर्मनी के हैं, कनाडा के हैं, वो अब भी हैं। एंड उसके साथ शुरू हुआ, जॉब क्विट कर दी थी। फिर जॉब क्विट तो नहीं की थी एक्चुअली, फ्रीलांस चल रहा था, ई मेन्यू उसी के साथ बनाया था। तो बेसिकली कॉमेट जो था वो एक्सीडेंटल था, ई मेन्यू प्लान्ड था। आई थिंक यू आर ऑल्सो इन अ क्लोथिंग ब्रांड ऑल्सो, उसके बारे में क्या है तो बताइए आप अपने बारे में। या सो बेसिकली हम लोग बहुत सारी ब्रांड्स जो हैं, क्लोथिंग ब्रांड्स, उनके थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर करते हैं। सो जो क्लोथिंग कंपनीज होती हैं दे जस्ट फोकस ऑन सेल, कैसे मार्केट करना है, सेल करना है, ब्रांडिंग कैसे करनी है। तो मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी, सब कुछ हम लोग मेंटेन करते हैं उनके लिए। सो कुछ 300 ब्रांड्स हैं जिनके लिए हम करते हैं। कुछ इंडिया के हैं, कुछ दुबई के भी हैं, कुछ बाहर के हैं और हैं, श्रीलंका के हैं, हम ताइवान भी एक्सपोर्ट करते हैं। सो श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, तो काफ़ी जगह हम कर रहे हैं। प्लस हम इसके साथ यूनिफॉर्म्स में भी हैं,
तो कुछ इंडिया के ही 3500 स्कूल हैं जिनके यूनिफॉर्म्स हम बनाते हैं, जिनके लिए 850 कॉलेजेस हैं, जैसे कंपनीज जैसे एयरटेल, मारुति, हुंडई, 100 के आसपास कंपनीज हैं, 100-150, जिनके लिए हम यूनिफॉर्म्स बनाते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए। तो कुछ दुबई वगैरह के भी हैं, बाहर के भी हैं, तो यूनिफॉर्म सेक्टर भी एक हमारा है। बट ब्रांडिंग, जो ब्रांड्स के लिए हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर करते हैं, वो मेन है हमारा। तो इतना बिजनेस क्या सीखा आपने अपने फादर के बिजनेस से? कोई ऐसी लर्निंग जो आपने अपने बिजनेस में रेप्लिकेट करी? बेसिकली टीम बिल्ड करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं बिजनेस रन नहीं कर सकता अगर प्रॉपर टीम नहीं हो। अगर स्विचिंग वाली टीम होती है कि आज एक जगह दूसरी जगह, कल दूसरी जगह, तो मैं वर्क नहीं कर सकता उनके साथ। तो मुझे ऐसी टीम मेंटेन करनी है जो स्विच भी ना करे, प्रॉपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, एंड वो अपने काम में बहुत अच्छे हो, वो प्रॉपर डेडिकेटेड, उनको अगर कुछ मिल रहा है ना, डेडिकेशन अगर वो दे रहे हैं, तो उनको भी कुछ इनपुट मिलना चाहिए। तो एक वैसा प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाओ कि वो प्रॉपर परमानेंट आपके साथ जुड़े और उनको उससे इनपुट भी मिले, और वो ग्रो में जब हेल्प कर रहे हैं तो उनको उससे फ़ायदा भी हो। तो वो एक लॉन्ग टर्म के लिए जोड़ते हैं, तो आपका वो बिज़नेस स्टेबल होता हुआ जा रहा है। उनको ये पता है अगर वो इस बिज़नेस को छोड़ेंगे एज अ रिटायर होने पे, एक एज होने पे, तो वो अपना प्रॉपर, उनकी एक अच्छी मेमोरी है, सब अच्छा रहा है, तो वो जब स्विच करेंगे किसी और को, सब चीज़ें हैंड ओवर करेंगे तो प्रॉपर तरीके से करेंगे और बाद में भी हेल्प करते हैं। तो प्रॉपर वही चीज़ मेंटेन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन यू एंड देम जो आपने बिल्ड करा इतने टाइम से। बिल्कुल, अभी एम्प्लॉय बॉस वाला रिलेशन है ही नहीं, फैमिली वाला रिलेशन है। सो कई बार मेरे घर से वर्क कर रहे होते हैं, हमारी कई ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट है, सुबह 6 बजे मीटिंग करता है वो हमारे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। तो कई बार कुछ पंगा होता है, मैं कहता हूँ मुझे सोना है, मत करना, तुम लोग हैंडल कर लो। सुबह 6 बजे घर पे टपक जाते हैं मेरी भी नींद खराब करते हैं मीटिंग करेंगे कभी कभी इरिटेटिंग नहीं लगता आपको? मैं उन्हें बोलता हूँ, मैंने कहा सब निकल लो मैं नहीं चला रहा कंपनी मैं कहा तुम लोगों को नहीं सोना होता क्या डेडिकेटेड आपने लोग बनाए हैं, वो आई थिंक वो बहुत काम कर रहे हैं इस चीजों को लेकर। बिल्कुल। दे आर सीरियस अबाउट यू एंड अपने लिए भी की ग्रोथ मिलेगी यहाँ से। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी क्वालिटी है। अच्छा, एक और चीज़ है जो आजकल काफ़ी दिक्कत आ रही है, जेनजीज जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो आजकल आप हायर कर रहे हैं, उनके साथ कितना मुश्किल है या फिर इजी है काम करना? हाँ, मैं, बहुत लोग बोलते हैं कि मुश्किल है, बट मुझे ज़्यादा इजी लगा। डेडिकेटेड वो हैं फैक्ट, क्योंकि उनको शायद ज़्यादा पता भी है, क्रिएटिव है उन लोग काफ़ी। क्रिएटिव हैं। अगर मैं अपनी ग्राफिक्स टीम की बात करूँ, तो जो एक्सपीरियंस है वो इतना डिलीवर नहीं करते, और जेंसीज बहुत हद से ज़्यादा। मैं बोलता हूँ, मैंने कहा बस करो और ज़रूरत नहीं है, क्या कोई बात नहीं, एक हफ्ते का बन गया, बाद में दूसरा काम दोगे तो एडजस्ट हो जाएगा। हुआ ऐसा। सो ऐसा क्या क्वालिटी है जो आप उनके पास रेप्लिकेट कर पा रहे हो? ये फाउंडर्स बता दो, क्योंकि काफ़ी फाउंडर्स परेशान होते हैं। मैं खुद नहीं जानता हूँ। सो शायद एनवायरनमेंट ऐसा है, मैं ये बोलूँगा कि एनवायरनमेंट इतना फ्रेंडली बन गया, इतना बट कभी मुश्किल नहीं आता कि ओवर फ्रेंडली बन जाए तो चीज़ें दिक्कत होती होगी? हाँ, होता है। बहुत सारी चीज़ें वो मुझसे ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं फ्रेंड, बट मैं कहता हूँ कि एक डिग्निटी तो मेंटेन करने दो। बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका है, बट कुछ तो रहने दो, बाहर वालों के लिए सही, इज्जत बनी रहेगी। अच्छा, इंडिया में जो सास प्रोडक्ट्स आपने बताए, ये इतना ज़्यादा मतलब बुरे क्यों माने जाते हैं इंडिया में कि हाँ ये नहीं चल सकते, या फिर बबल है कुछ ऐसा? बेसिकली रीज़न क्या है, इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ गई जो 1 साल 2 साल चल के बंद हो जाती है। हाँ। तो वो लोग डरते हैं कि उनका डेटा लीक हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने डेटा डाल दिया, बाद में क्या होगा? ठीक है, मेंटेन सपोर्ट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, अगर ट्रैफिक आया तो डाउन ना चला जाए। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए वो लोग डरते हैं, तो वो लोग चूज नहीं कर पाते कि बंदा ऑथेंटिक है कि नहीं है। प्लस एक और चीज़ है, उनको ये नहीं समझ में आता कि उनके लिए कॉस्टिंग कितनी कम हो रही है। करेक्ट। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो पुलकित जी, आपका सबसे बड़ा डर क्या है एज अ फाउंडर? एज अ फाउंडर मेरा सबसे बड़ा बड़ा डर मेरी टीम ही है कि कब क्या करेंगे, और जैसे टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से जितनी तेज़ी से चेंज हो रही है, मुझे ये डर है, मुझे मेरी टीम वैसे अपग्रेडेड रहती है कि मुझे कितनी जल्दी टीम चेंज करना पड़े, मैं करना नहीं चाहता, मैं कोशिश करता हूँ अपग्रेडेड रहें। ठीक है, क्योंकि नए लोग कितना स्टेबल होंगे, क्या रहेगा,
तो एक बहुत बड़ा डर होता है। टीम चेंज करना आपके लिए डिसीजन मतलब सही होता है मतलब? मैंने आज तक किया नहीं, मैं उनको अपग्रेड करता रहता हूँ, बट एक टाइम होता है ना, पर्सन वैसे अभी तक हुआ नहीं, बहुत लर्निंग वाले लोग हैं, एनवायरनमेंट ऐसा बन गया है, सीखते रहते हैं, बट एक टाइम की टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, हम प्रॉपर लेटेस्ट टेक के साथ जाते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं, तो एक टाइम पे कि ये लोग अपग्रेड नहीं होना चाह रहे हो, जो नोकिया का हाल हुआ था, अपग्रेड नहीं हुए तो बंद हो गई, तो उस चीज़ से बहुत डरता हूँ। प्लस नई कंट्री में जब हम जा रहे हैं, तो जब क्लोथिंग कंपनी में मैं घुसा था, हमने बाहर पिच करना शुरू करा, सो मैं 3 महीना जर्मनी पिच कर रहा था, एंड 3 महीने बाद पता लगा वहाँ स्कूलों में यूनिफॉर्म नहीं होती है, एंड मैं यूनिफॉर्म्स के लिए पिच कर रहा था। तो हर किसी के अलग अलग पैरामीटर्स हैं, जैसे ई मेन्यू ओमान में हम जब पिच कर रहे थे, तो यहाँ पे बिल पे कोई ध्यान नहीं देता। ओमान में रूल है, जो बिल बनेगा उसमें पूरी डिटेल होनी चाहिए, हर चीज़ एक एक स्पेसिफाइड। ओके। तो जब नई कंट्री में हम जाते हैं, तो हमारा ये होता है हम पुराने प्रोडक्ट को कैसे कस्टमाइज करें कि वो अब के कस्टमर्स को भी इफेक्ट ना करे और नई जगह भी इफेक्ट ना करे। तो मार्केट कैसे करते हैं आप? मार्केटिंग करके मतलब कैसे आप ऑनबोर्ड करते हैं? क्या प्रोसेस क्या है? पहले तो हमारा कोल्ड कॉलिंग होता है, फिर हमारी सेल्स टीम है, प्रॉपर मार्केटिंग टीम है, पागलपंती करते हैं वो लोग, कुछ नहीं करते, कस्टमर बन के पता नहीं क्या क्या बन के वो कॉल करते हैं, प्रॉपर इनपुट्स लेते हैं, वो क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसके बाद वहाँ के सॉफ्टवेयर भी स्टडी करते हैं क्या हो रहा है, फिर उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि इस पे हमें जाना है नहीं जाना है, कंट्री हमारे लिए अभी पिच करने लायक है, बिकॉज कई बार हमारा क्या होता है कि हमें इतने अपग्रेडेशन करने होते हैं कि हमें 1.5 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, तो हम कहते हैं अभी नहीं जाएंगे, वर्क करेंगे, बट अभी इतने हम दूसरी कंट्रीज को पिच कर लेते हैं। तो बहुत सारे फेलियर्स भी होते हैं, मतलब 3 महीना 6 महीना लग जाता है हमें समझने में। ओमान अभी हम कर रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज हम इस वजह से अभी पिच भी नहीं कर रहे क्योंकि इसमें चेंज करने में हमें टाइम जाएगा। कभी ऐसा पॉइंट आया जब लगा कि सब बंद हो जाएगा, सब खत्म हो गया? फंडिंग तो बहुत बड़ा इशू होता ही है। सो एक्चुअली मैंने बहुत बड़ी गलती भी करी थी, स्टार्टिंग में ट्राई करने के लिए, देने के लिए मैंने फ्री ट्रायल्स दिए थे, ठीक है, गिव अवे। उस समय लोग गिव अवे में भी डर रहे थे, फ्री ट्रायल्स में डर रहे थे कि पता नहीं क्यों ले नहीं रहे थे लोग, कि नई चीज़ है, चलेगा नहीं चलेगा, क्या होता है, कभी एक्सपीरियंस ख़राब हो जाए। तो हमने इन्फ्लुएंसर्स की हेल्प ली थी, इन्फ्लुएंसर कोलैब वगैरह हम करते थे। तो इन्फ्लुएंसर कोलैब में क्या रहता था कि इन्फ्लुएंसर्स गिव अवे करते थे, प्रॉपर बोलते थे, तो लोग इन्फ्लुएंसर्स को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, अच्छा। तो वो फिर चला। जब उन्होंने फिर गिव अवे किया 5 रेस्टोरेंट्स को, 10 कैफ़ेज़ को, तो चला, तो बहुत चीज़ें हमें समझ में आई। कहीं कुछ जगह प्रीपेड मॉडल चलता है, कुछ पोस्ट पेड, कि प्रीपेड जैसे अपना मैकडी वगैरह में चलता है, पोस्ट पेड जैसे अपने रेस्टोरेंट्स में करते हैं। तो फिर वो सब चीज़ें हुई, तो हमने धीरे धीरे चीज़ों को अपग्रेड करा, एंड एक टाइम पे हमें ये लगा कि अच्छा इतना अपग्रेड करना है, जॉब क्विट कर चुका हूँ, कंपटीशन आ गया है, सो मुश्किल हो जाएगी अब। कभी अपने प्रोडक्ट को लेके थोड़ा बहुत शक आया क्योंकि कि कहीं ना कहीं कि यार अब ये ओल्ड हो गया, या फिर कुछ ऐसा कि यार नहीं मतलब ये गलत डिसीजन तो नहीं था मेरा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा ये रहा, डिसीजन बनाया, फेलियर्स पक्का हुए, बट इसको अब करना है, इसको कस्टमर के अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर कन्वर्ट करना है, प्रॉपर उसको वैसे फ्रेम करना है कि कस्टमर के अकॉर्डिंग हो, काम को ईजी करे। नहीं, कभी तो ऐसा आता होगा ना कि जब कोई कस्टमर नहीं लेते होंगे बीच में, मतलब मिड ऑफ द जर्नी आपकी, कि नहीं कि यार प्रोडक्ट ऐसा ही है, ठीक है चल रहा है ऐसे है, तो लोग ऐसा, तो उस टाइम पे कभी शक हुआ कि यार ये प्रोडक्ट सही भी है जो मैं कर रहा हूँ? कभी अपने आप पे डाउट आया, सेल्फ डाउट आया? तो ये रहा कि प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है, प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि हाँ, नहीं है। ये हुआ कभी? हाँ, ये हुआ है, बिकॉज उस टाइम पे ना क्यूआर कोड इतना कॉमन नहीं था, करेक्ट। ठीक है, लोगों ने ये भी किया, नॉर्मल क्यूआर कोड है, गूगल पे से स्कैन कर रहे थे। अब हमें लोगों को एजुकेट करने में टाइम लगा। आईफोन यूज़ कर रहे हैं और आईफोन के कैमरा में इनबिल्ट आता है क्यूआर कोड स्कैनर, वो 10 ऐप इंस्टॉल करके बैठे हैं, कह रहे रेस्टोरेंट्स को फीडबैक मिल रहा है कि हम मेन्यू और प्लेस करना चाहते हैं और आप पेड एड्स दिखा रहे हो, आप तो कमा रहे हो। फिर हमने एजुकेट करना शुरू किया कि नहीं, आपको ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपके वो ऐप वाले दिखा रहे होते हैं बल्कि। बिल्कुल। और वो रेस्टोरेंट्स का नेगेटिव फीडबैक था, तो रेस्टोरेंट्स ने हमें सुनाया भी बहुत है कि ऐड दिखा रहे हो, कमा तुम रहे हो, हमें गालियाँ सुननी पड़ रही हैं। तो
मैंने बाद में फिर समझा, मैंने कहा कहाँ गलती हो रही है, कौन से एड्स। पहले तो मैं समझ में नहीं आया कौन से एड्स। मुझे भी नहीं पता कहाँ से पैसा आ रहा है। मैं कौन पैसे कमा रहा है। अच्छा, तो कोई ऐसा फिर भी अभी भी एक ऐसा मोमेंट आया था जब कि कोई ऐसी स्टोरी जब आप बहुत डर गए हो कि यार ये कैसे मैनेज करूंगा मैं? हमारे पास बिल्कुल फंड नहीं था, अच्छा। खत्म। हम फ्री ट्रायल दिए जा रहे हैं, गिव अवे, ट्राई करो। हमें ऐसे ऐसे फीडबैक्स मिल रहे हैं जो हमें खुद नहीं समझ में आ रहे थे, जैसे मैंने अभी ये बताया, और भी बहुत। तो हमें उस समय समझ में आया लोगों को एजुकेट करना है। अब एजुकेट करने के लिए वापस इन्फ्लुएंसर कोलैब, वापस फंड्स चाहिए। तो उस टाइम पे फिर हमने एक डेटा वाला हमने किया था, गूगल रिव्यूज़ वाला। तो गूगल रिव्यूज़ में क्या है, मैसेज जाता था, तो टेक्स्ट मैसेज से हमने अर्न किया। तो हमने कहा तुम मैसेज भेजो, मैसेज से हमने ट्राई के साथ किया, हम आपके 5 स्टार मैसेजेस लेंगे, और हमें ये नहीं पता मैसेजेस जाएंगे नहीं जाएंगे। मतलब नहीं समझा मैं, कैसे करा था आपने, क्या करा था? मतलब गूगल रिव्यूज के लिए हाँ। आधे घंटे से 1 घंटे बाद ऑर्डर करने के मैसेज जाएंगे, अच्छा। टेक्स्ट मैसेज। अच्छा। ठीक है, अब मैसेजेस प्रॉपर ट्राई देखती है, हाँ। तो मैसेजेस जाएंगे। हमने ट्राई को बोला हम 5 करोड़ मैसेज लेते हैं, मैसेजेस सारे भेजेंगे हम, और हमें ये नहीं पता एक मैसेज भी जाएगा कि नहीं जाएगा। फिर कैसे करा वो? फिर रेस्टोरेंट्स को हमने बोला कि आपके गूगल रिव्यूज होंगे, हाँ। आपको फीडबैक मिलेंगे। हाँ। फिर उससे थोड़ा फंड आया, मैसेजेस का फंड था। फिर हमने कोलैब किया, लोगों को क्यूआर कोड के बारे में पूरा सिखाया, हाँ। ये चीजें होती हैं, कितने बेनिफिट्स होते हैं। क्या वो आपको जान गए थे? वो जान गए थे। फिर क्यूआर कोड्स के बारे में जब उनको पता लगा तो चीजें और ज्यादा एजुकेट हुई, तो चीजें फिर स्टेबल रही और सही चली। कभी लगा था ये बड़ा बन पाएगा इतना बिजनेस? हम तो उस समय ये थे कि एक एम्प्लॉय से लेके 100, आई थिंक 110 एम्प्लॉय। 110 एम्प्लॉयज हैं। हाँ, तो कितना मुश्किल था? 110 मुश्किल नहीं था एक्चुअली, 5 से 15 करना मुश्किल था। 15 के बाद तो बढ़ते चले गए। उसके बाद तो मैंने ही कोशिश की कि थोड़ा स्लो चले तो बेटर है, बट 5 से 15 हमारे लिए इसलिए मुश्किल हुआ कि फंड्स मैनेज करना, हर जगह सैलरी मैनेज करना, लोगों को सिखाना। तो 5 से 15 करने में हमें 1.5 साल के करीब लगा, ज़्यादा ही लगा, बट उसके बाद तो बहुत अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। उसके बाद तो इनबाउंड लीड्स ज़्यादा हो गई, इनबाउंड सेल्स, लोग हमें अप्रोच ही करने लगे। अब हम लोगों को कम रीच आउट करते हैं, लोग हमें ज़्यादा रीच आउट कर लेते हैं। फिर हमने एसएमएस के बाद अब व्हाट्सएप भी इंटीग्रेट करा, पर व्हाट्सएप के साथ अब भी ड्रॉबैक्स है, तो लोग एसएमएस ज़्यादा प्रीफर करते हैं, बिकॉज लोग 2 नंबर चला रहे हैं, एक व्हाट्सएप पे एक नहीं है। लेकिन व्हाट्सएप काफ़ी कंपनीज अभी भी यूज़ करती हैं। हाँ बर्गर किंग के काफ़ी नोटिफिकेशन आते रहते हैं, काफ़ी कंपनीज के आते हैं। बिल्कुल आते हैं, लेकिन बर्गर किंग हो गया, बर्गर किंग को अभी हम नहीं कर रहे वैसे, बट बहुत सारे ऐसे हो गए जो बोलते हैं कि हमें व्हाट्सएप नहीं चाहिए, कस्टमर्स आए हैं, वो व्हाट्सएप यूज़ ही नहीं कर रहे, ऑर्डर ही प्लेस नहीं कर पाए, तो हम एसएमएस पे गए हैं फिर। अच्छा, फ्यूचर ऑफ आईटी क्या है, आपको क्या लगता है अगर मैं इनकी सॉल्यूशन की बात करूँ तो? आईटी बेसिकली जो लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, उसको स्किल्ड बनाने वाली है। सो आईटी जो है लोगों का काम बहुत इजी करने वाला है, बहुत एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाली है। लोगों की तो नौकरियां जा रही है लेकिन। बेसिकली ये वो लोग हैं जो खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे। अगर खुद को अपग्रेड करेंगे तो चीज़ें बहुत इजी चलेंगी। अभी भी जैसे रेस्टोरेंट्स है जो खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे, एक टाइम पे नहीं चलेंगे अगर वो अपग्रेड नहीं करते हैं तो। मस्त फाउंडर है ये, अपना प्रमोशन कर बढ़िया बढ़िया सर। सही है, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं बस ये कह रहा था कि वो अपग्रेड करेंगे खुद को तो बिल्कुल नौकरी स्टेबल रहेगी। सही बात है। अगर अपग्रेड नहीं करेंगे तो आईटी तो फ्यूचर है। आप जो चीज़ बना रहे हो, जो चीज़ कर रहे हो, उसमें भी कहीं ना कहीं एआई इंटीग्रेट हो सकता है। करेक्ट। आजकल जैसे ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स मोस्टली कंपनीज थी, बहुत सारी कंपनीज थी जो सिर्फ ई कॉमर्स ऐप बनाती थी, ई कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह। अब ई कॉमर्स पुराने वाला नहीं चलता, आजकल एआई सर्च होता है। उसमें क्या होता था, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सर्च नहीं हो रहा। आजकल एआई सर्च है। अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे खुद को, खुद की टीम को अपग्रेड नहीं करोगे, उनको यही नहीं पता एआई सर्च कैसे करना है, और फिर कुछ कंपनीज आई जो थर्ड पार्टी कर रही है, अब थर्ड पार्टी में कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा जा रही है, तो कस्टमर्स प्रेफर नहीं करते। तो प्रॉपर अपग्रेड कैसे करना है, किस चीज़ को क्या, कहाँ पे क्या डालना है, वो समझ के करें तो कहीं किसी की नौकरी नहीं गई।
तो आपके हिसाब से अगर मैं मैसेज बोलूं कि आज के जो फाउंडर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अभी भी उस जर्नी की ओर बढ़ रहे हैं, जो जिससे आप आ चुके हैं, तो क्या एक ऐसे लाइफ लेसन देना चाहेंगे उनको कि वो आप मंत्र है वो सीख लो और बस लग जाओ? फंडिंग उठा रहे हो चाहे नहीं उठा रहे हो, फालतू पैसा मत उड़ाओ, टीम छोटी रखो, खुद का हार्ड वर्क रखो, चीजें और लोग ऐसे रखो, ऐसे होने चाहिए, बाद में लोग कन्वर्ट होते हैं बेसिकली। टीम अपनी ऐसी बनाओ, ऐसी एनवायरनमेंट, इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट, लोग खुद काम करें, आपको फोर्स ना करना पड़े, बहुत स्मूथ चलता है। तो चीजें पता नहीं चलेगा कैसे ग्रो हो गई। एक टाइम पे ऐसा फील होता है खुद तो 10% कर रहे हैं, वो लोग 90% कर रहे हैं, लेकिन जब तक स्ट्रगल वाला होता है तब लगता है कि 90% 95% अपना है, बाद में 90% वो लोग ले लेंगे, 10% अपना बचेगा। अच्छा, खुद का कॉन्फिडेंस कैसे, मतलब उस टाइम पे भी हार्ड रखना है कि हाँ सब ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं है? कॉन्फिडेंस नहीं भी यार, फेक दिखाना पड़ता है। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं दिखाओगे खुद को, लोग खरीदेंगे ही नहीं। और फाउंडर्स 50 मतलब 50% ज्यादा फेक ही दिखाते हैं कि यार ठीक है, तब हो जाएगा। जब हमने इवेन्यू लॉन्च किया था, हमने टेस्ट नहीं किया था। हाँ। हमें पता ही नहीं था चलेगा, और इतना कॉन्फिडेंटली बोलते थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और अंदर से ही पता ही कितना होने वाला है, क्या होने वाला है, कितना डरे हुए हम लोग। अंदर से ये सोच रहे हैं रेस्टोरेंट में तो इतने कस्टमर्स आते हैं, ज्यादा ऑर्डर हो गए, सर्वर क्रैश। पता लग रहा है गालियां पड़ रही हैं। हमारा बिजनेस गया। तो पुलकित जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कोई ऐसा खराब एक्सपीरियंस आपको बोला, कोई क्लाइंट की ऐसी स्टोरी कि जो आप सुन के बहुत ही हंसे हो पहले तो कि यार ये क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ था? एक हुआ था, हमारा एक कस्टमर था। सो हमारा पर आउटलेट के अकॉर्डिंग कॉस्टिंग होती थी, ठीक है। तो एक कस्टमर था, उसने क्या किया, मल्टीपल क्यूआर कोड्स बना लिया। हमने कहा क्यूआर कोड जितने बनाने बनाओ, फ्री है। उसने उसके 6-7 आउटलेट्स थे, उसने मल्टीपल क्यूआर कोड्स बना लिए। वो कह रहा है नोटिफिकेशंस बहुत आती हैं, फालतू की आती है। अब ऑर्डर प्लेस होने पर नोटिफिकेशन आती है। अब हम 6 महीना परेशान है कि हमारा हैक हो गया है, नोटिफिकेशन किसके पास एडमिन एक्सेस है, किसने लीक किया मेरी टीम से। हम 6 महीना परेशान है, कहाँ से क्या हुआ है। मैं कहा मैं तुम्हारे आउटलेट में आऊंगा, कैसी नोटिफिकेशंस? फिर कह रहा है ये नोटिफिकेशन भी, ये नोटिफिकेशन भी आ रही है। मैं कहा ऑर्डर भी तो आ रहे हैं, क्या पर ये नोटिफिकेशन क्यों आ रही है? मैंने फिर देखा, मैंने कहा ये इस टेबल से है। कह रहा, मैं कहा तुम्हारी तो इतनी टेबल दिख नहीं रही मुझे। कह रहा मैं दूसरा आउटलेट की है। मैं कहा दूसरा आउटलेट की है तो वहां का भी तो ऑर्डर आएगा, क्या अलग अलग नहीं होना चाहिए? तो अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आपको फिर। तो ऐसे भी बहुत करते हैं कस्टमर, बहुत अजीब अजीब बट इश्यूज। यहाँ तो फिर आपके नुकसान होता होगा। नुकसान तो होता है लेकिन कुछ कर नहीं सकते। देखो एक चीज होती है, जिसको बिजनेस करना होता है ना, वो बहुत सही तरीके से बिजनेस करेगा। जो अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदार नहीं है, वो किसी के साथ नहीं हो सकता, वो कहीं ना कहीं डूबेगा। 1 साल कर लेगा, 2 साल कर लेगा, कहीं ना कहीं तो डूबेगा। वो मुझे धोखा दे रहा है तो औरों को भी देगा, कहीं ना कहीं फंसेगा। ठीक है, जो अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदार है, वो हर जगह सक्सेस करेगा। अच्छा, एट लास्ट मैं अगर पूछूं, आप अपने क्लाइंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो क्या देंगे? मैं जो नए क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी देना चाहूंगा, ई मेन्यू ट्राई कर लो, ये चीज़ें बहुत एक्सपायर होने वाली हैं। जो नए यूथ है वो पेपर मेन्यू पे प्रेफर नहीं करते, उनके लिए वो अनहाइजीनिक है। वो कार भी छूते हैं तो सैनिटाइजर लेके छूते हैं। किसी और ने छुआ होगा कार। सो बाकी इस चीज़ को यूज़ करो, बहुत सारे नए फीचर्स आ रहे हैं, हमने बहुत चीज़ें प्लान आउट करी हैं, आप लोग सरप्राइज हो जाओगे देख के। और अपनी टीम के लिए, जो क्रेजी क्रेजी टीम है आपकी, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? जो करना है तुम लोग करो, मेरा सिर दर्द मत बनो। बस 6 बजे बताया करो। सोने दिया करो। वैसे ही आने से पहले उन्होंने बताया पूरी रात जग के आए हैं ये। 3 दिन से सोया नहीं हूँ। सो थैंक यू सो मच पुलकित सर, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा, मतलब हंसी मजाक में हमने इतने मेच्योरिटी वाले क्वेश्चंस लिए। आई थिंक इससे काफ़ी लोगों की हेल्प होगी। और ये बिजनेस जब मैंने ई मेन्यू के बारे में सुना तो मैं खुद शॉक था कि ये भी एक बड़ा बिजनेस बन सकता है। आई थिंक 5,000 से ज़्यादा आउटलेट्स में मतलब जाना और इतनी कंट्रीज कवर करना, तो 5 लाख से ज्यादा आउटलेट बनाने, वो भी अंडर 3 इयर्स के आसपास, क्योंकि 5 साल से बिजनेस रन करते, लेकिन 2 साल समझने में होता है कि कौन से सही कस्टमर्स हैं, और 3 साल के अंदर 5 लाख से ज़्यादा आउटलेट कवर करना और बहुत सारी कंट्रीज में जाना, ये बहुत ही मुश्किल होता है एक फाउंडर के लिए।
और 6 बजे मुश्किल होता है जगना भी। तो मुझे लगता है कि एक फाउंडर की जो रात की स्टोरीज होती हैं वो एक अलग स्टोरीज हैं। तो विल डेफिनेटली डू अ सेकेंड एपिसोड विद सर कि हम रातों की जाने के स्ट्रगल्स की क्या थे वो, क्योंकि सबने वो दिन का फेक स्माइल देखा है कि हाँ सब ठीक है, लेकिन अंदर से वो क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था वो सिर्फ एक इंसान वही जानता है जो उसको रन कर रहा होता है। और थैंक यू सो मच पुलकित जी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। वी आर सो प्राउड कि हमने आपका ये पॉडकास्ट लिया, और डेफिनेटली इस पॉडकास्ट से काफ़ी फाउंडर्स की हेल्प होगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी लाई गई। 5 से 15 बनाने मुश्किल होता है, 15 से आगे तो चल जाती हैं चीज़ें। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। क्या कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? तो आप कह सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स।